हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, कोई भी स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो डिसर्टेशन रिपोर्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उन लोगों के लिए। बहुत लोग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उन लोगों को सीरियली क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें स्टेप्स फॉलो करना है, उन्हें मालूम नहीं रहता है। तो एक एक अच्छा डिसर्टेशन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आप आज का वीडियो है। तो चलिए दिखाता हूँ कि मैं एक डिसर्टेशन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, डिसर्टेशन रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये डिसर्टेशन रिपोर्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये आपका एक डिसर्टेशन रिपोर्ट है और ये जो है बेसिकली आपका एमटेक का एक डिसर्टेशन रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पेज है। आप देखते जाइए कौन कौन सा किस किस तरीके से पेजेस को आपका किस पेज के बाद कौन सा पेज आना चाहिए, ये पूरा सीरियली इसमें आपको शो करूंगा मैं आज के वीडियो में। तो हर एक चीज आप नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दिस इज योर फर्स्ट पेज और बोल सकते हैं कवर पेज। यही पेज जो रहता है आपका आपका जो बुक बाइंडिंग होता है, तो उसके ऊपर यही इसी पेज को आप क्या करवाते हैं, प्रिंट करवा के उस पर पेस्ट करवाते हैं, मतलब प्रिंट होता है। तो चलिए दिस इज योर फर्स्ट पेज जिसमें कि आपका टॉपिक रहता है, सबसे ऊपर टॉपिक रहता है, उसके बाद डिसर्टेशन रिपोर्ट, फिर सबमिटेड इन द फुलफिलमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या जो भी आपका डिग्री होगा उसके ऊपर होगा, किस ब्रांच में कर रहे हैं या किस आप फील्ड में कर रहे हैं उसके बारे में होगा। आपका यूनिवर्सिटी का आपका लोगो और नाम होगा, कॉलेज का लोगो नाम। उसके बाद आपका जो गाइड होंगे उनका नाम होगा, सबमिटेड बाय जो पर्सन होगा उसका होगा, और आपका जो सेशन होता है वो आपका जरूर रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट पेज में इतना कवर्ड होता है। फिर सेकंड पेज आता है जिसमें कि आपका सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट किए हैं उसमें आपका जो कॉलेज में आपके गाइड हैं, प्रिंसिपल हैं, गाइड है, प्रिंसिपल हैं, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन सब का आपका सिग्नेचर का कॉलम रहता है जो कि ये अप्रूव करते हैं कि आपने कंप्लीट किया है। उसके बाद थर्ड में आपका आता है जो है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप ये डिक्लेयर करते हैं कि जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया है या जो डिसर्टेशन रिपोर्ट किया है जिस भी टॉपिक पे, वो टॉपिक के बारे में डिटेल बताया जाता है। और उसमें ये बताया जाता है कि जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो आप कहीं से कॉपी नहीं किए हैं या किसी का चुराया हुआ मटेरियल नहीं है। आपका ये यूनिक और ओरिजिनल वर्क है जो कि आपने खुद परफॉर्म किया है, और इसमें आपका प्लेगरिज्म आपने चेक किया है। प्लेगरिज्म क्या होता है अभी मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो ये आपका डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन में हो जाने के बाद आपका प्लेगरिज्म चेक रिपोर्ट, जैसा कि मैं प्लेगरिज्म बता रहा था। तो प्लेगरिज्म चेक रिपोर्ट क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि प्लेगरिज्म क्या होता है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी टॉपिक बना रहे हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च मारते हैं और कई चीजें हम लोग कॉपी मार के अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट मार लेते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या, ये जो होता है कॉपीराइट जो आपका है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। कॉपीराइट का उल्लंघन बोल सकते हैं, या आप किसी भी मटेरियल का दूसरे का किया हुआ प्रोजेक्ट को आप कॉपी करके दिखा रहे हैं, तो आपका कोई भी ओरिजिनल वर्क नहीं, यूनिकनेस नहीं है। तो वो चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया, प्लेगरिज्म चेक होता है। प्लेगरिज्म चेक ये करता है कि आपने जो ये टॉपिक लिया है, इस टॉपिक पे जो अभी आपने वर्क किया है वो जो आपका वर्क है प्रॉपर आपका यूनिक है, आपने खुद परफॉर्म किया है। तो ये इसके लिए आपको क्या होता है, प्लेगरिज्म चेक रिपोर्ट होता है। अच्छा, प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं उसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप देख लीजिए कि प्लेगरिज्म चेक होता है, आप समझ लीजिए। तो इसमें आपका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट समझिए, रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं। कह रहा है कि 10% प्लेगरिज्म है। 10% प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्लेगरिज्म है, यानी कि जो कॉपीड है, इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में जो आपका कॉपी है वो आपका 10% है और 90% क्या है, ओरिजिनलिटी है। अब 10% कॉपी क्यों है आप ये समझिएगा। तो देखिए कई चीजें हैं, जैसे फर्स्ट पेज आपके जो सर्टिफिकेट हो गया, फ्रंट पेज हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, कुछ चीजें होती है जो आपका सबका लगभग सेम रहते हैं।
तो इसलिए कुछ परसेंट आपका कॉपी अलाउड रहता है। तो याद रखिएगा कल तक हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पैरामीटर होता है कि 10% 12% आपका प्लेगरिज्म अलाउ करता है और बाकी आपका ओरिजिनलिटी होना चाहिए। अगर आपका प्लेगरिज्म वाला जो क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है या डिसर्टेशन रिपोर्ट जो होता है आपके यूनिवर्सिटी आपका एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये आपका प्लेगरिज्म चेक आपको करना आज की डेट में कंपलसरी है। उसके बाद आपका आता है अप्रूवल सर्टिफिकेट। अप्रूवल सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो आपके इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं उनके सिग्नेचर के कॉलम्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि आप अपना ग्रेटफुलनेस जो है या वार्म थैंक्स है अपना एक्सप्रेस करते हैं और जो भी आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में हेल्प किए हैं उन सभी पर्सन के लिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको डायरेक्टर प्रिंसिपल आपके जो कॉलेज के हैं उनको अपना थैंक्स देना है। उसके बाद आपके जो एचओडी हैं, उसके बाद आपका जो गाइड है, फिर जो ऐसी पर्सनालिटीज जो आपको हेल्प किए हैं अदर देन कॉलेज उनके नाम। उसके बाद लास्टली पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को आप थैंक्स देंगे। उसके बाद आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि देखिए इंडेक्सिंग में क्या होता है कि एक साइड आपका रहता है टॉपिक और एक साइड रहता है पेज नंबर। तो देखिए ध्यान से देख सकते हैं कि पेज नंबर जो सेट किया गया है एकदम प्रॉपर तरीके से एक लाइन में आया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पैटर्न है इस पैटर्न पे भी ध्यान दीजिए। जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन लिखा है तो चैप्टर 1 के अंदर कौन कौन से सब टाइटल है, जैसे 1.1 जनरल, 1.2 डिटेल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एंड 1.3 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। अब 1.3 के अंदर भी आपका क्या है सब टाइटल्स है, उसके अंदर भी है। तो 1.3.1, 1.3.2 जैसे इसका खत्म होगा तो 1.4, फिर 1.4 के अंदर में जो है 1.4 के अंदर में 1.4.1, 1.4.2 ऐसा आपका पूरा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेट करना है। तो ये आपका होता है पूरा का पूरा इंडेक्स कैसे करना है। उसके इंडेक्सिंग होने के बाद आपका एक चीज ध्यान देना है कि लिस्ट ऑफ टेबल आपको लगाना है। अब लिस्ट ऑफ टेबल क्यों लगाना है, देखिए आप जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कई सारे टेबल्स होते हैं जिसमें आप कुछ रिजल्ट्स या कुछ आप डिटेल्स आप शो करते हैं। उन सारे टेबल्स के नाम, अच्छा टेबल्स के नाम प्रॉपर तरीके से टेबल्स के नाम होने चाहिए। ठीक है, तो टेबल नंबर होना चाहिए, टेबल का कंटेंट या क्या टेबल का नाम है, उसके बाद कौन से पेज में है, सारा इसमें डिटेल होना चाहिए एक साथ। उसके बाद होता है लिस्ट ऑफ फिगर। जो आप फिगर आप डालेंगे, जैसे कि आप जो साइट पे अगर मान लीजिए आपका कोई साइट वाला प्रोजेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स को ज्यादातर प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका साइट पे होता है। तो जो साइट पे होता है उन लोग फोटो जो क्लिक करते हैं वो फोटोज यहाँ पे शो करते हैं ताकि इससे ये मालूम चलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओरिजिनल है। तो उसके लिए आपका जो फोटोज होते हैं उनका सभी फिगर नंबर सीरीज देते हैं। उसके बाद क्या उसका टाइटल है, उसके बाद कौन से पेज में आपने शो किया है, ये एक साथ लिस्ट ऑफ फिगर में आपका शो करते हैं। उसके बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं एक तरह से कि इट्स लाइक अ समरी, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट, कि मतलब अपने पूरे प्रोजेक्ट में आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आपको ये आइडिया मिला, ये सारी चीज आपको डिटेल आप एक छोटा सा देते हैं जिसमें कि पूरा डिटेल लगभग समझ में आ जाता है। एक बार एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के एक किसी भी पर्सन को ये समझ में आता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आता है आपका चैप्टर। अब ये देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस पूरे पेज में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आपको पेज में मतलब चैप्टर को एक अलग से पेज में ऐसे लिखते हैं, ये आपका तरीका होता है। उसके बाद जो चैप्टर होता है, अब चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो जनरल इंफॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं ब्रिक्स के ऊपर कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई पर्सन करते हैं मतलब आईटी के ऊपर कर रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कर रहा है, तो उसके बारे में डिटेल बताना है आपको। जैसे मैं ब्रिक के ऊपर कर रहा हूँ तो ब्रिक के ऊपर डिटेल बताया हूँ कि क्या क्या ब्रिक्स होते हैं, कितना मतलब क्या मेथड होता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, और क्या क्या परसेंटेज होते हैं, डिटेल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करते हैं,
कितने टाइप्स के ब्रिक्स होते हैं, ये सारी चीजें आपका जो भी आप उससे रिलेटेड जो भी डिटेल आपको मालूम है वो आप डिटेल प्रॉपर डालेंगे। डिटेल अच्छा डिटेल जो डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी चीज से रेफर करके डालेंगे, बुक से रेफर करके डालेंगे या कहीं से नेट से रेफर करके डालेंगे, तो वो सारी चीजें डालना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, जो भी चीजें होनी चाहिए आपके अपने ओन लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये सारे चीजें हो गया। ये जो फोटोज हैं जो हमने मतलब साइट पे किया है उसका फोटो है प्रॉपर आपका। यहाँ पे देखिए फोटो के नीचे प्रॉपर आपका फिगर नंबर एंड साथ में आपका उसका क्या टाइटल है प्रॉपर लिखना है। यही जो रहता है वो फिगर टेबल में रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मतलब आप ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके पीछे क्या मतलब आपका ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आपको 4 से 5 लाइन में आपको डिस्क्राइब करना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर 2 लिटरेचर सर्वे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। देखिए लिटरेचर सर्वे होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिटरेचर सर्वे जो है एक्चुअली क्या होता है कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट को करते हैं तो प्रोजेक्ट करने के लिए आपको अचानक से प्रोजेक्ट नहीं कर देते हैं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से आपको आइडिया होना चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज चाहिए। अब आइडियाज नॉलेज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे, बुक पे जाएंगे, किसी रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से आपको कंटेंट मिलेगा और कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगा। तो ये जो हेल्प जो मिलता है तो ये सारी चीज़ों को आप डिटेल वे में जहाँ से पढ़ते हैं, जैसे रिसर्च जर्नल हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गए दूसरे के, या बुक्स हो गए, तो वो सारे के बारे में आपको यहाँ पे लिटरेचर के बारे में आपको बताना है कि कहाँ से क्या आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मिला। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर है जो कि 2013 में पब्लिश हुआ था, जिसके जो राइटर है ए कुलकर्णी एंड एस राजे। तो इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिस पेपर से मुझे अपने मतलब पेपर के लिए क्या मतलब रिजल्ट मिला, मतलब क्या हेल्प मिला। तो ये उस पेपर का आपका रिजल्ट था जिससे मुझे क्या हेल्प मिला, वो सारा चीज आपका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही कम से कम मान के चलिए कि 10-12 तो मिनिमम आपके पेपर रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए। 10-12 आपके लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना चाहिए कम से कम। आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको सर्च मारेंगे नेट पे आपको मिल जाएगा, रिसर्च गेट में मिल जाता है, सर्च मारेंगे तो ऑनलाइन आपको काफ़ी रिसर्च पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, मिल जाते हैं। उसका समरी ऑफ लिटरेचर रिव्यू, समरी ऑफ लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जितना आपने अभी तक लिटरेचर रिव्यू, आपने जितने भी मतलब रिसर्च पेपर आपने पढ़ा, उससे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें गाइडलाइंस मिली है जिसको आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फॉलो करेंगे। तो दैट इज योर लिटरेचर रिव्यू का समरी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लिटरेचर रिव्यू के समरी के बाद नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 3 मैथडोलॉजी। अब मैथडोलॉजी क्या कहता है, मैथडोलॉजी का मतलब ही है मेथड, ठीक है। तो मेथड आप क्या क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, क्या मतलब टेक्निक यूज कर रहे हैं, किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है आपका कवर्ड होता है मैथडोलॉजी के अंडर में। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड है जिसमें कि आपका क्या बैकग्राउंड हमने सेट किया था वो, उसके बाद कंसेप्ट क्या था, उसके बाद क्या मिक्स प्रोपोर्शन था, मतलब हमने कैसा मिक्स प्रोपोर्शन लिया है। तो ये सारा चीज जैसे मिक्स प्रोपोर्शन का टेबल है तो इसमें मिक्स प्रोपोर्शन का टेबल क्या है, ये सारा चीज आपका बकायदा आपको शो करना रहता है। उसके बाद आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने क्या फॉलो किया है, जैसे प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, मिक्सिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग, ये प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो डिटेल कैसे बताएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोक्यूरमेंट, तो प्रोक्यूरमेंट में हम लोगों ने क्या किया कि रॉ मटेरियल्स हमने कहाँ कहाँ से अवेलेबल हुआ, किस किस सोर्स से। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मेरे को सीमेंट मिला, पीपीसी सीमेंट मिला, कहाँ से मिला भाई, एसीसी भिलाई से, ठीक है। और कौन सा ग्रेड मिला, 43 ग्रेड मिला। फ्लाई ऐश कहाँ से मिला, तो मुझे एनएसपीसीएल से मिला। हाइपोस्लस कहाँ से मिला, तो ईश्वर पेपर मिल से मिला। लाइम कहाँ से मिला, तो जेपी लाइम खरीदा, ठीक है। मिक्सिंग प्रोसीजर के लिए मैंने क्या क्या रेशियो यूज किया वो आपको बकायदा यहाँ पे रेशियोज हमको बकायदा मिल जाता है। उसके बाद आपका मोल्डिंग प्रोसीजर क्या था, मैंने हैंड मोल्डिंग किया, बहुत सारा चीज़ है। क्यूरिंग मैंने कितने दिन किया,
7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, जो आपने किया वो डिटेल आपको मेथडोलॉजी में दिखाना है। उसके बाद मैंने टेस्ट किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए टेस्ट किया। तो उसमें कौन कौन सा टेस्ट किया, तो पहले मैंने डायमेंशन ऑफ ब्रिक के लिए किया, जिसमें कि मैं फोटो आप देख सकते हैं, दूसरे आपका फोटो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो टेस्ट किए हैं उसके पूरे आपका बकायदा फोटो लेना पड़ता है और आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैंने दूसरा टेस्ट किया, उसके बारे में आपको डिटेल बताना है कि आपका टेस्ट का प्रोसीजर क्या मैंने फॉलो किया था, और फिर मेरे को जो फोटोज हैं वो डालना है। तो आप जो टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट के फोटोज भी डालना है, और जो टेस्ट कर रहे हैं उसके प्रोसीजर आपने क्या फॉलो किया है वो पूरा आपको शो करना है। तो जैसे कि वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ड्राई डेंसिटी टेस्ट किया, तो उसके बारे में बकायदा आपका पूरा प्रॉपर डिटेल बताना है, ठीक है। ये सारा चीज आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद एफ्लोरेसेंट टेस्ट, उसके बाद आपका साउंडनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमने परफॉर्म किए। तो उसके बाद ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अब आपका टाइम आता है रिजल्ट का। अब जो जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया उससे आपको रिजल्ट क्या मिला वो अब आपको शो करना है चैप्टर 4 में। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश, तो कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश में क्या क्या था, ये था, और आप ये फोटो देख सकते हैं, और ये कंपोजिशन था, इतना इतना परसेंट आपका सारा, मतलब आपके कंपाउंड्स आप देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से आपका डिटेल दिया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ हाइपोस्लज डिटेल के साथ टेबल में शो किया गया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ब्रिक्स का डायमेंशन, उसके बाद जो ब्रिक्स के डायमेंशंस के हम लोग को रिजल्ट मिले वो शो किया गया। उसके बाद इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो कि नेक्स्ट टेस्ट था, उसमें जो हमको रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को पूरा यहाँ पे शो किया गया है, देख सकते हैं ये आपका इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सब पूरा आपका शो किया गया, ठीक है। उसके बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन का टेस्ट था उसका हम लोग का ये ग्राफ है, जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे आपका ग्राफ भी बना हुआ है। फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फिर इसमें भी आपका पूरा आपका डेटा है, जो आपका परफॉर्म करने के टाइम में जो डेटा आता है वो डेटा आपको यहाँ पे पुट करना रहता है। उसके बाद उसी डेटे से आपको ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ आपका शो होता है। सेम ऐसे ही आप सभी के लिए कर सकते हैं, कर सकते नहीं है, करना ही है, जितना आपके टेस्ट आएंगे सभी के लिए आपको करना है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट आप रिजल्ट्स को शो करेंगे। उसके बाद रिजल्ट का डिस्कशन में ये कह सकते हैं कि आपने जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट किया है तो उसका मेन एम क्या था, मतलब कि आपका जो रिजल्ट क्या है, एक्चुअल रिजल्ट क्या है। मतलब कि मान लीजिए मैंने 5 टाइप के मैंने ब्रिक्स बनाए थे, तो उसमें मेरा मेन एम था कि मेरे को कौन सा जो ब्रिक है वो बेटर या बेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, तो ये चेक करना था मेरे को। तो उसके लिए मेरा रिजल्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जो मेरा M5 ग्रेड का जो मेरा ब्रिक था सैंपल, वो आपका 21 डेज पे, देखिए ये वाला जो कलर देख रहे हैं उस कलर का जो ये आपका सिंबल देख रहे हैं, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं, तो जो आपका 21 डेज पे आपका M5 ग्रेड का जो ब्रिक होगा क्यूरिंग करने पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई देगा। तो ये मेरा रिजल्ट था। वैसे आपका फिर चैप्टर 5 आएगा कंक्लूजन में आपको बताना है सारा चीज, डिटेल बताना है आपको क्या कंक्लूजन मिला आपके पूरे प्रोजेक्ट करने से। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फिर फ्यूचर स्कोप कंक्लूजन में, जिसमें कि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं या डिसर्टेशन रिपोर्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ों के लिए कल आपका क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पुरानी बीत गई है उस पर कर रहे हैं, हमें ऐसा करना है कि जो फ्यूचर में उसका स्कोप है कि नहीं है। तो जो भी आप रिसर्च करेंगे उसका ऑब्वियस ही बात है फ्यूचर स्कोप आपको जरूर मालूम होना चाहिए, और फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो ये फ्यूचर स्कोप है। जैसे कि अगर मेरे फ्यूचर स्कोप की बात करें, अगर मेरे प्रोजेक्ट की, तो हमारा फ्यूचर स्कोप था कि जो ब्रिक है उसकी जो कॉस्ट है मिनिमाइज करना। तो हमारा जो ब्रिक है वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, तो वो हमारा कॉस्ट मिनिमाइज करने का हमारा फ्यूचर स्कोप है, ताकि एक बोल सकते कॉस्ट इफेक्टिव बिल्डिंग बन सके। उसके बाद आता है चैप्टर 6 रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस में आपको क्या करना है कि जो जो आप बुक, रिसर्च पेपर, कोड बुक, आप जो भी चीजें आप यूज किए हैं
उन सभी के बारे में आपको डिटेल देना है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंप्लीट करने में। जो भी चीजें आप यूज किए हैं और जिसका हेल्प लिए हैं वो सारे आपको डिटेल यहाँ पे शो करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। सीरियली क्या क्या किसके बाद आना चाहिए आपको पूरा इस चीज का ध्यान देना है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बनाते वक्त प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान दें जो मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ। जैसे ये आपको मैं सबसे छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे चैप्टर वाला है तो ध्यान से देखिए, जो चैप्टर वाला पेज है ये सेंटर पे रहेगा। आपका हर एक पेज का चैप्टर वाला जो है, जैसे चैप्टर 6 रेफरेंसेस, चैप्टर 5 कंक्लूजन, एकदम सेंटर पे रहेगा, सब एक लाइन पे रहेगा। ये आपको मेंटेन करना है चाहे वो कहीं पे भी चैप्टर का हो। ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर पेज है, चैप्टर पेज है, चैप्टर पेज है, चैप्टर पेज है। तो ये चैप्टर पेजेस को देख सकते हैं कि सेंटर पे आपका राइटिंग मटेरियल है। ठीक है, ये सेंटर पे आपका राइटिंग मटेरियल है। अच्छा, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो भी आप फिगर्स आप यहाँ पे बना रहे हैं, ये जो भी आप देखिए फिगर आप डाल रहे हैं, ये सभी फिगर का जो लेंथ और विड्थ होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। देखिए मेरे जितने भी फिगर्स हैं सारे का लेंथ और विड्थ जो है आपका सेम है। इस चीज को ध्यान देंगे। उसके बाद एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें आपका जो टेबल्स होते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई भी टेबल आधा इस पेज में और आधा दूसरे पेज में। एक ही पेज में वो पूरा का पूरा टेबल एक कंप्लीट आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि टेबल हम लोग आगे बना रहे हैं और एक्चुअली क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका टेबल है सपोज, और ये टेबल जो है आपका, ये हम आपको शो करते हैं। मान लीजिए टेबल एंड पे आ चुका है और हमने थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये सपोज कर दीजिए मैं इस टेबल को ले लेता हूँ, दूसरे टेबल को ले लेता हूँ। ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल हो गया। तो ये टेबल अगर मैं ऐसा शो कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, मेरा ये टेबल है पूरे एक पेज में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आप ध्यान देख सकते हैं एक टेबल जो है आपका दो पेज में चला गया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल आधा इस पेज में और आधा इस पेज में। ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। आपका अगर मान लीजिए इस पेज में आपका पेज कम पड़ गया है तो आप आधा टेबल यहाँ ना बना के पूरा का पूरा टेबल नेक्स्ट पेज में ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल पे भी ध्यान देना है और कंटेंट्स पे भी ध्यान देना है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना के ला सकें। और जितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, जो भी आपके काम के टॉपिक्स हैं, सारे हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।